पर रशियन बिजनेसमैन इगोर ग्रिशुस्किस ने भेजा हुआ रोशस जहाज अफ्रीका के फैब्रिका दी मोजाम्बिक में पहुंचा ही नहीं, क्योंकि इगोर ने जहाज के क्रू मेंबर्स को ना सैलरी दी थी, ना उनको ट्रैवलिंग के दौरान लगने वाली पर्याप्त राशि, और इसी वजह से काफी बार उनको ये जर्नी के दौरान तकलीफों का सामना भी करना पड़ा। इस बात को लेके इगोर और जहाज के क्रू मेंबर्स में बहुत बार लड़ाई भी हुई, पर इसके ऊपर कुछ ना हो सका। जिस तरीके से हर एक व्हीकल को रास्ते से चलते हुए उसे उसका टैक्स या टोल देना पड़ता है, उसी तरीके से समुद्री रास्ते में जहाजों को चुंगी देनी पड़ती है। ग्रीस में फ्यूल भरने के बाद जब जगह पे ये रकम भरने की नौबत आई तो उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, और इसके चलते उन्होंने इगोर को ये बात की पुष्टि की। पर यहाँ पे भी इगोर ने पैसे भेजने के अलावा एक अल्टरनेट रास्ता बताया, जिसमें उनको ये जहाज बैरूत पोर्ट ले जाने को कहा गया। वहां जाके उनको एक्स्ट्रा कार्गो या लोड क्वारी करके उससे निकलने वाले पैसों से उसकी भुगतान करने की सलाह दी। अब ये क्रू मेंबर्स ने बैरूत पोर्ट जाने के बाद मशीनरीज को लोड करने की कोशिश की, पर जहाज में वो एडजस्ट हो नहीं रही थी। अब ये जहाज वहां पे पार्क करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। अब इस सब एक्टिविटीज के बीच पोर्ट अथॉरिटीज ने उस जहाज की इंक्वायरी लगाई, और इसमें यह पाया कि यह जहाज काफी जर्जर और इनकेपेबल है। इस चीज को देखते पोर्ट अथॉरिटीज ने इसको जब्त कर लिया, और उस शिप के कप्तान बोरिस प्रोकोशेव को उनके 9 क्रू मेंबर्स के साथ बंदी बना दिया। कुछ दिनों बाद 6 क्रू मेंबर्स को छोड़ा गया, पर कप्तान और उनके साथ जो बचे 4 क्रू मेंबर्स थे वो अभी भी बंदी बनाए रखे। उनको क्लियरली कहा गया, जब तक पोर्ट की पेमेंट क्लियर नहीं होती तब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा। अब कप्तान, जो कि एक रशियन सिटीजन थे, उनको इस चीज को लेके कंट्री से मदद मांगी, और उसके लिए उन्होंने लेबनान में स्थित रशियन एम्बेसी के दूतावास को कांटेक्ट किया और उनको पूरी कहानी बताई, पर इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पाया। वो लोग और 10 महीना उसी जहाज पे बंदी बनाए रखे गए। उन्होंने इस दौरान रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को भी काफी बार खत लिखे, इस बड़ी मात्रा की अमोनियम नाइट्रेट की जानकारी और उससे होने वाली वर्स्ट पॉसिबिलिटीज के बारे में भी उनको अगवा किया, पर उनकी सरकार ने भी इसकी दखल नहीं दी। इस सब चीज को देखते उन्होंने जहाज में बचे फ्यूल को बेचा और अपने लिए एक लॉयर हायर किया। लेबनान के एक कोर्ट में उन्होंने ये केस जीती और क्रू मेंबर्स के साथ सब लोग अपने घर लौट गए। पर ये जो जहाज था वो पोर्ट में वही रहा जिसमें 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था। अब ये इतनी बड़ी एक्सप्लोजिव कंपाउंड की क्वांटिटी पोर्ट अथॉरिटीज ने वहां हैंगर नंबर 12 वेयर हाउस में रखी थी। अब ये 2015 से लेके 4 अगस्त 2020 तक वहां पे ही पड़ी रही। बैरूत पोर्ट की कस्टम और सेफ्टी टीम इस केमिकल कंपाउंड के हजार्डस होने की जानकार थी, और बैरूत के कस्टम के डायरेक्टर जनरल बद्री दाहिर ने भी लेबनान जुडिशरी को इस बात की वार्निंग दी थी, पर वही बात, यहां पर भी कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया गया। ये बात बैरूत की जनरल मैनेजर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताई थी कि किस तरीके से बार बार इस चीज को पोर्ट ऑफिशियल्स और जुडिशरी को बताने के बावजूद इसके ऊपर इमीडिएट एक्शंस नहीं ली जा रही है। ये थी पोर्ट अथॉरिटीज और लेबनान के अथॉरिटीज की मियर नेग्लिजेंस। पर जिस लेबनान में स्थित टेररिस्ट हिजाबुल की हमने बात की, वो भी अमोनियम नाइट्रेट में काफी इंटरेस्टेड रहा है। उनके द्वारा यूके, बल्गेरिया एंड जर्मनी पर जो अटैक हुए उसमें भी ये केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल उन्होंने किया था। इनफैक्ट बैरूत पोर्ट पर हिजाबुल का काफी इंटरफेरेंस और प्रभाव रहा है, और ऐसे कहा जाता है तो समझते इस बड़ी मात्रा को यहां पे रखना उनके लिए काफी दिलचस्पी वाली बात थी, क्योंकि वो जानते थे कि इस तरीके की घटना करवाई जा सकती है। आखिर में आपको ये चीज कहना चाहूंगा, यहां के लोग कहते हैं कि यह शहर अपने ही अतीत में 7 बार राख हो चुका है, और 7 ही बार अपने ही राख से फिर उठ पड़ा है। इसकी स्टोरी बहुत लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं, पर बैरूत के लोग कहते हैं कि उनका शहर शापित है। इसकी वजह है यहां पे खुशहाली नहीं टिकती। इसके जिक्र में मुझे एक फिल्म याद आती है, उसका नाम है कैपरनॉम। यह फिल्म बैरूत में रहने वाले 12 साल के बच्चे ज़ेन की कहानी है। ज़ेन के लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, ना सिख, ना ठीक ठाक सा घर, ना बचपन से कोई प्यार करने वाला। ऐसे में 12 साल का ज़ेन खुद ही अपने भाई बहन का ख्याल रखता है। बहन को पीरियड्स होती है तो दुकान से सैनिटरी पैड्स चुरा के लेके आता है। जब माँ बाप उसकी 11 साल की बहन को एक आदमी के हाथ बेच देते हैं तो ज़ेन रोता है। गुस्से में उस आदमी का खून करने निकल पड़ता है।
पर पहुंच जाता है एक खौफनाक जेल। ज़ेन की जिंदगी की हालात और उसके आंख की झपक, बुरे से बुरे हालात में जिंदा रहने वाली उसकी इंसानियत आपको अलग सी ही एक उम्मीद देती है। वो उम्मीद ये कि पिछली पीढ़ियों ने कितनी भी बर्बादी मचाई हो, लेकिन ज़ेन जैसे बच्चे दुनिया को खूबसूरत बनाने में अड़े रहे हैं। उम्मीद है बेरूत के सुन्न करने वाले हालात को और वहां के लोगों को ऐसी ही कोई रोशनी मिले। धन्यवाद।